अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 29 अप्रैल 2021। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो नए इन्फेक्शंस के केसेस आए हैं उनकी तादाद है 5480 और बदकिस्मती से कोरोना के हाथों जिन लोगों की जान गई है उनकी तादाद है 151 यानी 151। हमारा ये ख्याल है कि ये हमारा ख्याल कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने इंडिया में जो हालात हुए हैं तो उनसे बहुत सबक सीखा है और उन्होंने सीखा है कि अगर आप लोगों को एक जगह पे इकट्ठा होने देंगे, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, चाहे कोई सियासी इज्तिमा हो, कोई मजहबी इज्तिमा हो या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो या कोई भी वजह हो, तो इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा फैलेगा और खुदा ना खास्ता एक दिन इंडिया जैसे हालात पैदा हो सकते हैं किसी भी मुल्क में। और जहां पे आपको नजर आता है कि लोग अब गाड़ियों के अंदर, जी दोस्तों, कारों के अंदर मरीजों को बिठा के अपने, और उसके बाद वहां पे उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जाते हैं क्योंकि उनके हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, उनके हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, उनके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, उनके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है। तो इसलिए लोग इस हद तक मजबूर हो गए हैं। और हमारा ये ख्याल था कि दुनिया के बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान के भी जो हुक्मरान तबका है तो उन्होंने कुछ होश के नाखून लिए होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। उसकी वजह मैं ये आपको बता देता हूं कि आज के दिन यानी 29 अप्रैल को कराची का एक हल्का है 249, वहां पे आज बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जहां पे वोटर्स की जो तादाद है वो 3,39,000 से जायद है। अब इस एक्टिविटी के नतीजे में एक दिन के अंदर 3,39,000 में से जाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर आएंगे, वो लाइनों में एक जगह पे खड़े होंगे, उसके बाद वो वोट डालेंगे, एक क्राउडिंग होगी। आप लोगों को सबको पता है कि पाकिस्तान में जो सियासी एक्टिविटी होती है वो किस तरह की होती है और जो भी उम्मीदवार इनमें से जीतेगा, और जहन में रखें कि ये सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन है, जो भी उम्मीदवार इनमें से जीतेगा उसके हामी जो बाद में धींगा मुश्ती करेंगे और जो वो उसको खुशी मनाने की खातिर इकट्ठा होंगे। ये सारी एक्टिविटी उस वक्त की जा रही है जब लॉकडाउन है मुल्क में, जब लोगों के रोजगार बंद हैं, जब स्कूल बंद हैं। और किस वजह से बंद हैं? सिर्फ इसीलिए कि पॉजिटिविटी की रेशो ज्यादा है, और यही पॉजिटिविटी की रेशो बढ़ेगी उस हलके में जहां पे ये इलेक्शन हो रहे हैं और जहां पे लोगों की तादाद कितनी है रजिस्टर्ड वोटों की? 3,39,000 से जायद। अभी से कुछ देर पहले मैंने अपने मेन चैनल डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन पे एक छोटा सा सर्वे करवाया, एक वोटिंग करवाई, ये जांचने के लिए कि हुकूमत की ये जो बेवकूफ़ी है ये इनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो लोगों की जो मेजॉरिटी है उनका ये कहना है कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोजगार बंद हैं और होना भी चाहिए। जाहिर है कि अभी जिंदगी को बचाने का मामला है, लेकिन जहां पे स्कूल्स बंद हों, जहां पे इम्तिहानात कैंसिल कर दिए गए हों, वहां पे सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन जिससे कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान को, वो करवाने का कोई जवाज नहीं था। हमने सुना था कि पॉलिटिक्स जो है वो बेरहम होती है और सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन आज हम देख भी रहे हैं। दोस्तों, जो एक खबर तो आई है, बरतानिया की जो हेल्थ की एक इम्यूनाइजेशन की हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो लोग जिनको वैक्सीन लगी है तो उनका ये ख्याल है, या उन्होंने जो अभी तक देखा है कि ये जो वैक्सीनेशंस के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बहुत अरसे तक रहेंगी। चांसेस यही है कि बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि अगर कोई वेरिएंट आता है तो उसके खिलाफ उनको कोई ना कोई जो बूस्टर है वो शायद एक लगाना पड़ जाए वेरिएंट्स को सामने रखते हुए। इसीलिए अगर आप देखें, यानी इसमें पॉजिटिव ये है कि वो लोग जिनको कभी नेचुरल इन्फेक्शन हुई थी उनकी एंटीबॉडीज भी बहुत अरसा रहती हैं, और जिनको वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं वो भी बहुत अरसा रहती हैं। और इसीलिए बरतानिया ने जो फाइजर वैक्सीन है उससे 6 करोड़ जो डोजेज हैं वो आगे बूस्टर के तौर पे उन्होंने कमिटमेंट उनसे ली है, ताकि अगर वेरिएंट्स को सामने रखते हुए कोई बूस्टर की जरूरत पड़ती है। एक नई स्टडी आई है जो कि बहुत अच्छी है, बड़ी अहम स्टडी है, और उसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते थे। वो सवाल ये होता था कि आप ये बताएं कि अगर किसी को कोई कैंसर है, जैसे ब्लड कैंसर है, या कोई ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि जिसकी वजह से कोई शख्स ऐसी दवाइयाँ ले रहा होता है कि जिससे कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए? क्या उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा आएंगे या उसका फ़ायदा उनको ज़्यादा होगा या कम होगा? तो इसके बारे में एक बड़ी अच्छी स्टडी आई है। उन्होंने ये बताया है कि वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम इसलिए कमज़ोर हो कि उनको फ़र्ज़ करें कोई कैंसर है, फॉर एग्जांपल उनको ब्लड कैंसर है जिसको हम क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया कहते हैं, या उनको और ऐसी सिचुएशन है कि जैसे किसी को हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो गुर्दा उनको अतिया किया जाता है। जब किसी को ट्रांसप्लांट हुआ होता है तो उसके बाद उसको कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है जिसको हम कहते हैं इम्यूनोस्प्रेसेंट, तो उसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम जो है वो कम काम कर रहा होता है।
ऐसे लोगों को जब वैक्सीन लगाई जाती है, या फर्ज करें कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो कि जिसको हम इम्यूनोसप्रेसिव एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं, जैसे कि एक है माइकोफिनोलेट, एक है मेथोट्रेक्सेट है जो ऑटो इम्यून डिजीजेज में हम देते हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी दवाइयां हैं। तो देखा यह गया है कि इन लोगों में आम लोगों की निस्बत कम एंटीबॉडीज बनती हैं, खास तौर पे पहली 2 डोजेस के बाद कम एंटीबॉडीज बनेंगी। इसलिए कहा जाता है कि ये लोग बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं ताकि इनकी एंटीबॉडीज ज्यादा बने उसकी। और खासतौर पे वो लोग जिनको कैंसर हुआ है और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, तो उनको कीमोथेरेपी के 2 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए, या उनको लगवानी चाहिए जब उनको कीमोथेरेपी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये स्टडी क्योंकि बड़ी अहम थी, और ये सिर्फ जो कोरोना की वैक्सीन है उससे मुतल्लिक नहीं है। इससे पहले दोस्तों जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, जैसे फ्लू की वैक्सीन है, ये न्यूमोनिया की जो वैक्सीन लगाते हैं, वो भी इन लोगों में असर इनका कम नजर आता है। क्योंकि मेरा अक्सर जो दोस्तों से डिस्कशन होती है तो लोग पूछते थे कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज कम बनी है, या फलां में ज्यादा बनी है, या किसी में बहुत कम या ना होने के बराबर बनी है। तो इसकी क्या वजह होती है दोस्तों? इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, अगर वो स्ट्रांग है तो वो ज्यादा एंटीबॉडीज बनाएगा, और अगर वो वीक है तो वो कम एंटीबॉडीज बनाएगा। इसी तरह से ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से वो लोग जो स्टीरॉयड पे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बैठा हुआ होता है, उनका इम्यून सिस्टम दबा हुआ होता है, तो वो जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाता, वो इम्यून सिस्टम रिएक्ट नहीं कर पाता वैक्सीन की तरफ। और यही वो वजह है जिससे मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, डॉक्टर से खासतौर पे, कि जो रिकवरी ट्रायल हुआ था उसने भी ये साबित किया था कि जो स्टीरॉयड है कोरोना के मरीज में, सिर्फ 2 कैटेगरी को फायदा होता है, वो जो वेंटिलेटर पे हो या वो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। क्योंकि उससे पहले आपका इम्यून सिस्टम कोशिश कर रहा होता है बी सेल की मदद से एंटीबॉडीज बनाए, और टी सेल्स जो होते हैं वो बी सेल को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर आप स्टीरॉयड दे देते हैं तो आप इन सब सिस्टम को रोक देते हैं, और वायरस को मौका मिलता है ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट होने का, तकसीम होने का। तो इसलिए दोस्तों आप जहन में रखें कि अगर आप कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज के लिए हैं, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके 1 से 2 हफ्ते के लिए इनको रोकें, और वैक्सीन लगने के बाद भी 1 से 2 हफ्ते के लिए इनको रोकें अगर ये मुमकिन है। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप अपनी दूसरी डोज के 2 से 3 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज चेक करवाएं, या कम से कम आप महीने बाद चेक करवा लें। और अगर वो उनकी तादाद कम बनी हुई है तो 2 से 3 महीने के बाद आपको बूस्टर लगवाना पड़ेगा। ये एडवाइस भी है मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से, जो कि ये जो वैक्सीन बना रही हैं, और उन साइंटिस्ट की तरफ से, उन डॉक्टर्स की तरफ से जो इस काम में इन्वॉल्व हैं। दोस्तों आज की जो आखिरी खबर है वो है पाकिस्तान से। एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम ड्रैप कहते हैं, तो उसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक यहाँ पे बनाया हुआ वेंटिलेटर, जिसको हम आई लिव कहते हैं, तो उसकी इजाज़त दे दी है। ये पाकिस्तान में ही बना था, और पाकिस्तान में बनना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अगर JF-17 बना सकता है, पाकिस्तान अगर अल खालिद जो टैंक है वो बना सकता है, तो वेंटिलेटर तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी ये समझता है, या हम लोग भी ये समझते हैं कि वेंटिलेटर इस मसले का हल है, जिसको हम कोविड नमूनिया कहते हैं। दोस्तों 95% लोग वो हैं जो वेंटिलेटर पे जाने के बाद जिंदा नहीं बचते। मैं सादा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों वेंटिलेटर का लफ्ज़ निकला है वेंटिलेशन से। वेंटिलेशन उसे हम कहते हैं कि जब हम हमारे माहौल में मौजूद हवा है उसको हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, इसको कहते हैं वेंटिलेशन। जैसे ही वो हम ये जो हवा में 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी जो है नाइट्रोजन होती है मेजॉरिटी, और थोड़ा सा 1% जो होती है वो बाकी गैसेज होती हैं। सबसे पहले ये हवा जाती है हमारे ट्रेकिया में, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये ट्रेकिया नीचे एक एरिया होता है जिसको हम कैराइना कहते हैं, वहां पे तकसीम होता है 2 ब्रोंकाए में। जो 2 ब्रोंकाए हैं वो आगे तकसीम दर तकसीम होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और उनके एंड पे अंगूर की तरह के जो थैलियां होती हैं वो लगी होती हैं, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई, और एक को कहते हैं एल्वियोलस। बाहर के माहौल से हवा को सांस खींच के अंदर लेके जाना उस एल्वियोलस के लेवल पे, और इस हवा में क्या मौजूद है 21% ऑक्सीजन, बाकी नाइट्रोजन मेजॉरिटी, और 1% दूसरी गैसेस। तो ये इस अमल को कहते हैं हम वेंटिलेशन। लेकिन अब एल्वियोलस के लेवल पे काम होता है। ये जो एल्वियोलस है या वो जो अंगूरों के गुच्छों की तरह की थैलियां होती हैं, इनके इर्द गिर्द होती है खून की नालियां, जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। उनके अंदर फ्लो करता है खून, बह रहा होता है खून। अब खून के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने खून से कैपिलरी से बाहर आना एल्वियोलस के अंदर, और एल्वियोलस से ऑक्सीजन ने जाना है खून की नाली में। तो इस अमल को हम कहते हैं डिफ्यूजन।
ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, नाइट्रोजन वहां पे ही रहती है ताकि वो जो एल्वियोलस है वो कोलैप्स ना हो, वो उसको कोलैप्स नहीं होने देती, उसको गिरने नहीं देती। तो ये जो अमल है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड खून से आ जाएगी एल्वियोलस के अंदर, जिसको हम सांस लेके बाहर निकाल देंगे, और ऑक्सीजन जो है जिसको हम अंदर लेके गए थे वो खून की नाली में जाके हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाएगी। इस अमल को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब जो कोविड नमूनिया में क्या होता है, कोविड नमूनिया में दोस्तों ये होता है कि मैं मुख्तसर बात आपसे कर रहा हूं कि उसमें जो एल्वियोलस है यहाँ पे ये वायरस के नतीजे में फिर हमारे इम्यून सिस्टम के होने वाले सारे सेल्स और प्रोटीनेशियस मटेरियल और फ्लूइड वो मिलके यहाँ पे इसके अंदर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो एक्सरे पे हमें बिल्कुल वाइट नजर आना शुरू हो जाता है और सीटी स्कैन पे भी हमें वाइट नजर आता है। तो इसको हम कहते हैं कोविड नमूनिया। अब ये जो एल्वियोलस होता है इसकी वो झिल्ली जहां से डिफ्यूजन का अमल हो रहा होता है वहां पे ये सारा प्रोटीनेशियस मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, नमूनिया इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन जो है वो मुतासर हो जाती है। अब वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि कोरोना के नमूनिया के मरीज वेंटिलेटर पे जाते हैं तो बचते नहीं है। इसलिए नहीं बचते दोस्तों कि वेंटिलेटर का ये काम ही नहीं है, कि जो कोविड नमूनिया ने मसला बना दिया है कि वेंटिलेटर तो सिर्फ आपको एल्वियोलस के लेवल तक ऑक्सीजन को या हवा को पहुंचाता है, या वहां से उसने अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी तो उसको बाहर निकालना है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो नमूनिया बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको हम ARDS या डबल नमूनिया कहते हैं, तो आपका जो लंग्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। यहां पे जो फेफड़े हैं उनके नाकाम होने की वजह है या वो फेल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों में गुर्दे फेल होते हैं, जब गुर्दे फेल होते हैं तो उन लोगों में फिर डायलिसिस किया जाता है। तो एक मशीन होती है बाहर जो सफाई करती है और वो शख्स हफ्ते में 2 से 3 दफा सफाई करवा के और अपनी जिंदगी जी रहा होता है। इसी तरह दोस्तों जब लंग्स फेल हो जाते हैं तो वेंटिलेटर का कोई काम नहीं है। वेंटिलेटर ने तो सिर्फ वहां पे ऑक्सीजन पहुंचानी है या हवा पहुंचानी है जहां से आगे मसला है। तो फिर क्या हाल है इसका दोस्तों? एक हाल ये होता है कि एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं एक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। जैसे नाम से ही जाहिर है कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल के ये जिस्म के बाहर एक डायलिसिस मशीन की तरह की एक मशीन होती है जो खून को सर्कुलेट करती है। उसको मशीन जो है उस खून के अंदर यानी बॉडी से, जिस्म के अंदर से खून लेगी, उसके अंदर ऑक्सीजन डालेगी और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के अच्छा खून वापस भेज देगी। यानी अगर एक फेफड़े जो हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो नाकाम हो चुके हैं तो उनका काम जो है वो मशीन करेगी। इसको हम एक्मो कहते हैं। ये सबसे पहले 2010 में इजाद की गई थी जब सार्स, सवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के कुछ केसेस जो है वो फार ईस्ट यानी चाइना, वियतनाम, उन मुल्कों में ज्यादा आए थे 2010-2011 में। तो उस वक्त इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था और बदकिस्मती से होना तो ये चाहिए था कि जब ये कोविड की इन्फेक्शन इतनी ज्यादा आई है, इतनी ज्यादा अमवात हुई हैं, तो इस पे बहुत खसूसी तवज्जो दी जाती। जैसे डायलिसिस के मरीज डायलिसिस करवाते हैं तो एक्मो लगा के इन मरीजों को कोशिश की जाए कि जब तक इनके लंग्स वापस ना आ जाएं तो फिर जो है ना ये एक्मो से गुजारा किया जाए, चाहे पेशेंट जो है उस वक्त तक वेंटिलेटर पे जा चुका हो। तो बाज लोगों के ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि अगर एक्मो कितना अरसा हम लगाएंगे, अगर कोई मरीज जो है वो मुसलसल कितना अरसा रह सकता है वेंटिलेटर पे। देखें पिछले दिनों जापान में ये हुआ है कि वहां पे एक खातून जो है वो वेंटिलेटर पे गई, उसका बिल्कुल यही प्रॉब्लम था डबल नमूनिया का, उसको एक्मो से सफाई की गई और साथ ही उसके मियाँ और उसके जो बेटा है उसका जो लंग्स के कुछ हिस्सों को लेके उस औरत में ट्रांसप्लांट कर दिया गया और उसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा रिकवरी हुई। यानी हल इसका ये है कि अगर किसी के लंग बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं उसको पहले तो एक्मो से कोशिश की जाए उसकी जान बचाने की। लेकिन अगर कहीं पे लगता है कि एंड स्टेज लंग डिजीज है, जैसे एंड स्टेज लिवर डिजीज होती है तो हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर किसी के किडनी फेल हो जाते हैं तो हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो यहाँ पे अगर एंड स्टेज लंग डिजीज बन गई है तो लंग्स को ट्रांसप्लांट किया जाए, चाहे जिंदा इंसानों से कुछ हिस्सा लेके जो जापान में हुआ है या कैडेवर से, या वो लोग जिन्होंने लिख के दिया होता है कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको किसी को दे दिया जाए। तो ये है, लेकिन यही वजह है कि देखें जहां पे एक तरफ खुशी है कि पाकिस्तान ने वेंटिलेटर अपना बनाया है, लेकिन उसी वक्त में ये भी है कि दुनिया की तरह शायद हमें भी बहुत ज्यादा इन वेंटिलेटर्स का फायदा नहीं होगा, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तवज्जो उस तरफ दें जिससे हमारे मरीजों को फायदा होगा। वो पहले प्रिवेंशन, उसके बाद अच्छा इलाज प्रिवेंशन के बाद, और तीसरे नंबर पे अगर किसी का लंग्स खत्म हो चुके हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट थेरेपी और ट्रांसप्लांट का जो ऑप्शन है उसको किया जाए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कोशिश होगी कि मजीद कोई अपडेट आती है तो मैं इस चैनल पे और अपना जो मेरा मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तो इन दोनों पे रेगुलरली वीडियोस डालता हूं। आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।